नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। 3 बजे की तमाम बड़ी खास खबरों के साथ मैं हूं नैना यादव और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे और मैं हूं आपके साथ किरण। 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को बड़ा झटका यहां लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उमर और शर्जील के खिलाफ साजिश के सबूत हैं और देश की सुरक्षा का सवाल भी है जिसे ध्यान रखा जाना जरूरी है। सिर्फ देरी के आधार पर ऐसे मामलों में छूट नहीं दी जा सकती है। जी हां, उमर खालिद और शर्जील इमाम साल 2020 से ही जेल में बंद है, यानी कि लगभग 5 साल का वक्त हो चुका है। इन पर आरोप है कि उन्होंने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो हिंसा हुई उस हिंसा को भड़काया, उसमें मुख्य भूमिका निभाई। आपको यह भी जानना चाहिए कि जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई थी उस हिंसा में 53 लोगों की जान गई थी और इसीलिए जब आज इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो शर्जील को और उमर को फिलहाल रियायत नहीं मिली है। आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं। इसीलिए 3 बजे के जो बड़े सवाल है जान लीजिए। पहला सवाल, उमर और शर्जील को आखिर जमानत क्यों नहीं मिली? और दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश, यूएपीए ट्रायल में आखिर देरी क्यों हो रही है? और वहीं तीसरा सवाल है, दंगाइयों के जमानत पर दिल्ली पुलिस के क्या तर्क हैं? तो ये 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जो है वो यहां पर जुड़ चुके हैं और इसी के साथ आपको बता दें आशीष पांडे, माफ कीजिएगा, हमारे साथ संदीप दुबे है, राजनीतिक विश्लेषक है, रमीज रजा है, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी जुड़ चुके हैं, प्रिया डूडी है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी है, वकील है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले प्रिया जी, आपके पास आते हुए यहाँ पर ये जो सबसे पहला सवाल कि आखिरकार जमानत किस आधार पर और किस आधार पर नहीं दी गई है, हम चाहेंगे इस पर आप अपना एक प्रतिक्रिया जो है वो दीजिए। प्रिया जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी। तो एक्चुअली इनके जो अक्यूज है, इनके एडवोकेट ने आर्टिकल 21 के बिहाफ आधार पर रिक्वेस्ट करी थी बेल के लिए और 45 एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट कानून का इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन करता है। तो कानून का इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन के 45 और 50 का जो सेक्शन है यूएपीए, तो इस सुप्रीम कोर्ट ने उसका इंटरप्रिटेशन के आधार पर, एक्सप्लेनेशन के आधार पर इनको इनकी बेल रोकी गई है। हमारे साथ रमीज रजा मुस्लिम स्कॉलर है, उनका रुख कर लेते हैं। रमीज साहब, जरा ये समझाने की कोशिश करेगा कि 2020 की तस्वीर अगर आपको याद हो, उस समय जो है ट्रंप भारत में आ रहे होते हैं और उसी दौरान सीएनआरसी को लेकर तमाम माहौल जो बनाने की कोशिश की जाती है। सरकार सीएनआरसी को लेकर एक तरफ समझाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ कुछ लोग जिसमें शर्जील और उमर का नाम निकलकर सामने आता है, इनका कनेक्शन निकलकर सामने आता है, तो इनको दंगाइयों की नजर से ना देखकर एक धर्म विशेष की नजर से देखना कितना सही है? सबसे पहले सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। मैं उम्मीद करता हूं कि सर आप मुझे कम से कम 1 से 2 मिनट सुनेंगे। देखिए, जो 2020 का आपने जिक्र किया, उस वक्त आपने देखा होगा जो आज दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा जी, उन्होंने किस तरह के बयान दिए थे। लेकिन आपने जो 7 लोगों का, देखिए जो भारत सरकार जब से आई है 2014 में बीजेपी, तब से मजहब देखकर ये बिल्कुल साफ है कि देखिए आप अनलॉफुल एक्ट, प्री परमिशन एक्ट जो कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ मजहब के नाम पर लाया गया और इसका हमने विरोध भी किया था। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 लोगों को जो रिहाई की बात कही, हम उसका स्वागत करते हैं। जहां तक 2 हमारे जो साथी हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम, हम उम्मीद करते हैं कि शर्जील इमाम उन पर भी, सुप्रीम कोर्ट उन पर भी जल्दी रिहाई की बात कहेगा, क्योंकि उनका नहीं मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि 1 साल तक कोई भी रियायत नहीं मिलने वाली है सर। और साथ ही कह रहे हैं आप, दंगाई क्यों नहीं कह रहे हैं? अनलॉफुल एक्सप्रेशन एक्ट जो लाया गया है, अरे दंगाई कहिए ना सर, साथी मत कहिए, दंगाई कहिए, इन्वॉल्वमेंट को बोलिए तो कम से कम। आपने ये तो कह दिया कि धर्म विशेष को एक टारगेट किया जा रहा है। सर अभी कोई एविडेंस नहीं है, तो अगर एविडेंस होता तो फिर 5 को भी रिहा नहीं करते। सर तो वो पूरा आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें जो चीजें बताई गई है ना, उसमें दिखाया गया है, वो चीजें पेश की गई हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उसके बाद ये फैसला आया सर। सर सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि ट्रायल में देरी क्यों रही, तो आप वो भी पढ़िए। वही तो मैं बता रहा हूँ, जो 5 लोगों को रिहा किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि उनका कोई जुर्म नहीं है, और जो 2 लोगों को भी रिहा नहीं किया है, जिनको बेल नहीं मिली है, मैं उम्मीद करता हूँ हम सुप्रीम कोर्ट तक
नहीं भरोसा करते हैं कि उन मतलब लोगों को लेकिन रमीज रजा जी, रमीज रजा, एक और बात आपने कहा कि जिन लोगों को रिहा किया गया उनके ऊपर ऐसे कोई आरोप नहीं है। मैं आपको ये जरूर दुरुस्त कर दूं कि चाहे बात यहाँ पर इमाम शर्जील इमाम की हो या उमर की हो, उनसे जुदा उनके आरोप रखे हैं। जिस तरह की भूमिका रखी है, सबसे महत्वपूर्ण बात उमर और शर्जील की, उनकी भी भूमिका रही गंभीर, लेकिन जितनी बड़ी एक बहुत बड़ा रोल, चाहे बात दंगा भड़काने में हो या अन्य तमाम चीजों को ट्रैक करने में जो उनके फुटप्रिंट्स मिले हैं, तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास, भारत की पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है। और मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने 5 साल तो इसी चीज में लगा दिए कि इनके पास इन्होंने क्या कुछ किया है या नहीं किया है। चलिए, संदीप जी कुछ कह रहे हैं। संदीप दुबे, रमीज रजा एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप इनकी बात पे मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, उसकी वजह भी बताइएगा। लेकिन एक बात ये जरूर समझाइए कि लंबा वक्त, 5 साल बहुत लंबा वक्त होता है किसी को सलाखों के पीछे रहना, और उसके बाद में भी अगर ये कहा जाए कि पर्याप्त सबूत नहीं है, तो किसी के भी मन में ये शंका आएगी। देखिए, एक बात मैं बता दूं, जब भी UAPA की धारा 16 और धारा 18 जो सेक्शन है वो लगता है, तो ये फ्री स्पीच का मामला नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। मेरे रमीज भाई ने हमारे कपिल मिश्रा जी पे आरोप लगा दिया कि वो भी तो बोले थे। बोलना अलग बात है। देखिए, एक व्यक्ति प्लान करता है, प्लानर है, और दूसरे से पत्थर फेंकवाता है, तो पत्थर फेंकने वाले की वो सजा और प्लानर की सेम सजा नहीं हो सकती। यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। स्पष्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। तो जो आईपीसी की सेक्शन, वो चाहे 120 बी लगी थी या 124 ए लगा था, 193 153 ए लगा था, 109 लगा था, 147 लगा था, 148 लगा था, 149 लगा था, 186 लगा था, 353 लगा था, 302 307, 40 से ज्यादा लोगों, 40 हत्या भी हुई, इसमें नुकसान भी हुआ संपत्ति का। तो बराबर सर्वोच्च न्यायालय ने 2 चीजें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कही है। उन्होंने कहा है कि अगर आप कोई स्पीच देते हैं, स्पीच का मामला नहीं है, ये जो विषय है नेशनल सिक्योरिटी का है, क्योंकि कोई बाहर से भी व्यक्ति आया था, भारत के सत्ता को हिलाने की साजिश थी, इस तरह की एजेंसियों ने कहा है। तो रमीज भाई, मैं ये कहूंगा, हम हिंदू मुस्लिम की भाषा छोड़ देते हैं। आप मुस्लिम हो सकते हैं, जी बिल्कुल रमीज जी, आ रहे हैं आपके पास। हम, देश तो हमारा है, हम सबका देश है। मैं हिंदू हो सकता हूँ, पैदा हो सकता हूँ, ब्राह्मण तो हो सकता हूँ। रमेश जी एक चीज बताइए कि एक तरफ जहां कुछ आप जो कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को देकर के टारगेट किया जाता है, लेकिन उसमें से तो 5 को यहां पर राहत मिल गई है ना, 2 को नहीं मिली, तो सुप्रीम कोर्ट का कुछ तो होगा कि उन्होंने सोचा, फैसला सुना, जिरा हुई तमाम चीजें, उसके बाद ये फैसला सुनाया होगा। रमीज, मैडम, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ। अभी दुबे जी ने कहा कि मजहब देखकर कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अनलॉफुल स्पीच परमिशन एक्ट अगर मुसलमानों के लिए नहीं बना, तो फिर हम जब हम लोग जामिया पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो फिर जिसने गोली चलाई उनका नाम पूछिए। हम जब शाहीन बाग पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसने गोली चलाई उसका नाम पूछिए। उनको क्या आज तक UAPA लगाए गए, सर से पूछिए। तो वही तो हम हम नहीं कह रहे, अमेरिका तक कह रहा है। न्यूयॉर्क के मेयर जोरन बमदानी ने कहा है कि हम लोगों को 10 अमेरिकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बात पर जिक्र कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है? हम लोग इधर उधर नहीं जाते मित्र। आज जिस विषय पे बात हो उसी पे बात करिए। हम किसी को क्यों बचाएं, वो चाहे आपके कौम के लोग हों या हमारे कौम के लोग हों। गलत किसी ने किया, ईटा किसी ने फेंका, पत्थर किसी ने फेंका, वो सजा के हकदार हैं। सर, जिसने हमारे जामिया पर आकर गोली चलाई और शाहीन बाग पर आकर गोली चलाई, आपने उसके बारे में बताइए, जवाब दीजिए। वो किस मजहब का था? उसको क्या UAPA लगा के उसके घर पर बुलडोजर चला? जवाब दीजिए भाई साहब। उसके लिए केस चला, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुई है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो होगा वो होगा। आप इस विषय को आज सर्वोच्च न्यायालय में जिस विषय पे हम बैठ के बात कर रहे हैं, रमीज रजा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब दिल्ली में 2020 में हिंसा भड़की थी तो 53 से ज्यादा लोगों की जान गई, कई लोग प्रभावित हुए, और हम सभी जानते हैं कोविड का वो दर्दनाक काल, उसके पहले किस तरह से एक बड़ी तस्वीर नजर आई। कितने महीनों तक, कितने दिनों तक एक पूरे रास्ते को जाम करके रखा गया, उसके बाद में एक बड़ी हिंसा भड़कती है, और जिसने उस हिंसा को भड़काया उसके तमाम सबूत अगर नजर आते हैं, तो इसके बावजूद क्या आपकी सिंपैथी उस तरफ नजर आती है? जिन लोगों ने जान गंवाई, जिन्होंने अपनों को खोया, उनके लिए आपके मन में कोई सिंपैथी नहीं है? मैडम, जब से ये देश आजाद हुआ है, इस देश में किसी भी मजहब का कोई भी बच्चा, बुजुर्ग, महिला अगर किसी पे भी चोट भी आती है, मरना तो छोड़ दी, तो मुझे उसका दर्द होता है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अनलॉफुल स्पीच परमिशन एक्ट अगर मुसलमानों के लिए नहीं बना, तो बताइए जामिया पर जिसने गोली चलाई। अरे रमीज रजा, लेकिन मुझे ठीक है उस वाले मामले पर बात करें, लेकिन इसका भी तो बताओ। दिल्ली हिंसा मामले में अनलॉफुल एक्टिविटी में जो संलिप्त है, क्या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? 53 लोगों की जिनकी जान गई, जो लोग प्रभावित हुए, क्या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए?
आपने 5 साल से शिफाउर रहमान को जेल में डाल रखा है, क्या आप उनको छोड़ रहे हैं जब उनका जुर्म दिल्ली दंगे में बताइए मुझे, आप उनको क्यों भेज दे रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है। प्रिया डूडी इस बात को जरा समझाइए। देखिए एक लंबा वक्त होता है, अनलॉफुल एक्टिविटी को लेकर यूएपीए के तहत अगर मामले दर्ज होते हैं वो अपने आप में बड़े गंभीर मसले हो जाते हैं। रमीज रजा सुनिए, देखिए वकील से तो जवाब ले लेते हैं ना, उन पर तो जरा भरोसा कीजिए। 5 साल अगर कोई जिनके ऊपर आरोप लगे वो सजा काट रहे हैं और उसके बाद में हालांकि आज जिन अलग अलग पक्षों के साथ में अलग अलग ये कहा जाए कि आधारों के साथ में फैसला सुनाया गया है कि 1 साल तक अब फिलहाल उनको राहत नहीं मिलने वाली, तो ये बताइए कि 5 साल ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कहता है कानून? और अभी भी अगर उनके खिलाफ कोई सबूत, ठोस सबूत नहीं मिलते हैं तो? देखिए, पहली बात तो ये जो बोल रहे हैं कि मोमडन और हिंदू ये कर रहे हैं, तो कानून हमारे हिंदू और मोमडन ये ऐसा कुछ नहीं देखता है। हिंदू हो या मोमडन हो, अगर किसी ने भी किया है तो उसकी सजा मिलती ही है और कोर्ट मेरिट और डिमेरिट्स पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि कोई मोमडन है तो उसने कुछ भी नहीं किया है तो उसको सजा देंगे केवल मोमडन के नाम पर ही। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉ के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि धर्म के आधार पर किसी को सजा दी जाती है। तो ये फालतू की बातें करना हो गई, ये तो बेकार बातें हैं। और दूसरी चीज ये है कि वो अगर कोई क्राइम किया है और वो साबित हो रहा है या हुआ है तो उसकी तो सजा मिलेगी ना। और बेल, अगर बेल उसको रिजेक्ट होती है तो बेल रिजेक्ट होती है उसके फैक्ट्स पर। कोर्ट मेरिट और डिमेरिट दोनों देखता है। उसके बिहाफ पे बेल उसकी रिजेक्ट हुई है दोनों की। और इसमें बोला गया कि 700 लोग घायल हुए थे और 53 अराउंड 53 की डेथ ये 753 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 700 से ज्यादा दुकानों को नुकसान पहुंचा था, संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था। तो अगर मैं ये समझना चाह रहा हूं प्रिया डूडी जी, जो जैसा कि नाना जी ने भी यही कहा कि वो फैक्ट, वो पॉइंट्स अगर हम समझना चाहें, जैसा कि रमीज साहब जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको सिर्फ वो 5 फैक्ट बता दीजिए कि इस बिहाफ पर उनको जमानत दी गई है और उनको जमानत इसलिए नहीं दी गई है ताकि उनको पिक्चर क्लियर रहे। ये एक देश की सुरक्षा का मामला है। एक तो होता है कि पर्सनली एक क्राइम्स होते हैं, एक देश की सुरक्षा के मामले को नजरअंदाज करते मतलब को देखते हुए इन्होंने फैसला लिया है। बिल्कुल रमीज रजा जी, देखिए चिकन नेक की बात यहाँ पर मतलब क्या मतलब ही क्या है उनको इस तरह के विवादित बयान को उठाने का या इस बारे में जो है वो कहने का? कई सारे आरोप लगे हैं भाषणों में, तो हमने देखा ही किस तरह से जो है गतिविधियों को, संदिग्ध चीजों को बढ़ाने की बात जो है वो कही गई, लेकिन चिकन नेक का यहाँ पर जो है जिक्र किया गया, असम को भारत से अलग करने तक की बात कर डाली गई। अब ऐसे में लग रहा है जो सुरक्षा, देश की सुरक्षा की बात यहाँ पर प्रिया जी कर रही है, उससे जुड़े हुआ ये मसला नहीं है और ऐसे में तो कानून भी कठोर होगा, स्ट्रांग होगा, जिसकी मांग हम सब करते हैं, हम सब देशवासी चाहते हैं। मैडम, मेरा एक प्रिया मैम से सवाल है, सिर्फ मेरा उसका जी जवाब दे दें। ये कह रही है कि देश की सुरक्षा का सवाल था। मैं आपकी बात से टोटल एग्री करता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए जो जामिया पर आकर, जो शाहीन बाग पर आकर जो पिस्तौल जो तान रहा था, वो क्या हिंदुस्तान में तान रहा था या आउट ऑफ इंडिया तान रहा था? जो आपको संदीप जी ने बताया ना कि कार्रवाई हो रही है, जांच चल रही है। प्रिया जी रहेगी क्योंकि वो मुसलमान नहीं था, वही तो मैं समझा रहा हूँ। आप लोग नहीं है मेरी बात, मैं वही तो कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट, रमीज साहब, समस्या ये है कि आप धर्म का चश्मा जो अपने चेहरे से हटाना नहीं चाह रहे हैं और चीज धर्म के चश्मे से जोड़कर देख रहे हैं। समस्या ये है, इसलिए आप ये अगर रमीज जी आपको याद, हम एक चीज दिला दे, कन्हैया लाल की हत्या हुई, आज भी हत्यारे जो है बाहर हैं, आज भी हत्यारे बाहर है। बोलिए, पूछिए उनसे, उनका तो बकायदा वीडियो है, बकायदा वीडियो है। निर्मम हत्या की गई थी, परिवार आज भी इंसाफ के इंतजार में है। ये वही संविधान, वही कानून है जो उन लोगों को भी अभी फिलहाल जो है जेल के पीछे नहीं ढकेल पाया या सबूतों की कमी रही, जो भी है सब कुछ जांच का विषय है। कम से कम अपने कानून पर विश्वास तो करेंगे ना, देश का कानून है। हिंदू मुस्लिम के चश्मे से क्यों देख रहे हैं, जिसका जिक्र आशीष ने भी किया। जिसने कन्हैया कुमार की हत्या की, मैं तो कह रहा हूं उसको जेल में डालिए। सर, आपके कहने से नहीं होता है ना, अगर आपके कहने से चीजें हो जाती तो अब तक तो जेल के अंदर में होते, फांसी की सजा हो जाती। लेकिन कानून अपने हिसाब से चलता है, कानून अपने दायरे, अपनी चीजों को देख करके चलता है और मुझे लग रहा है इंतजार करना होगा थोड़ा। लेकिन संदीप दुबे, क्योंकि अब जब ये पूरा मसला एक बार फिर से सामने आया तो 2020 की वो तस्वीरें एक बार फिर से जहन में आती हैं जो बड़ी चिंता का विषय है।
और अपने आप में मुझे लगता है कि वो काले अध्याय के तौर पर, इतिहास के काले पन्नों के तौर पर यहाँ पर नजर आती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि भारत में रहते हुए भारत विरोधी तमाम ऐसे बयान समय समय पर, अगर बात जेएनयू की बात करते हैं अभी यहाँ पर, क्योंकि शर्जील इमाम या उमर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर रमीज रजा ने भी ऐसे ही बयानों का जिक्र किया, और चिकन नेक का जिस तरह से बार बार किरण जिक्र कर रही है, तो वो चिकन नेक वाला बयान अपने आप में बड़ा विवादास्पद था। नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात करना और ये कह देना कि कुछ समय के लिए अलग कर दिया जाए, तब भारत से अलग करना होगा, तभी ये बात सुनेंगे, अपने आप में ये भारत विरोधी नहीं, भारत को तोड़ने वाली नहीं, तो उनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए? जी देखिए, मैं रमीज भाई को एक ही बात कहूंगा कि हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं, असहमति पवित्र है, लेकिन जब हम असहमति को हिंसा में और राष्ट्र विरोध का असहमति रूप ले लेता है, तो फिर संविधान खुद रक्षा कवच बन जाता है। और ये आज का जो फैसला उसी संविधान की आवाज है, वो न किसी दल को लेके लिया गया है और न किसी पक्ष या पार्टी को लेके लिया गया है। दो चीजें बहुत समझने की जरूरत है। जब यूपा में जो बेल का रूल है वो साफ साफ है कि विचारधारा पर नहीं, साजिश पर रोक है। आजादी का मतलब अराजकता नहीं होता, और अदालत ने लोगों को नहीं, किरदार और कृत्य को परखा है। मैं एक बात और कहता हूं, मेरे मित्र बार बार कह रहे हैं कि कोई जगह का नाम ले रहे थे, किसी ने आया गोली मार दी, वो भी धर्म से है, उनको क्या हुआ? वो देश विरोधी नहीं था, वो आपस में हमारी आपकी लड़ाई थी। और जो हमारी आपकी कोई लड़ाई है, वैचारिक कोई द्वंद्व है, वो सहमति हो सकती है, हम लड़ सकते हैं, लेकिन राष्ट्र विरोधी काम करना, ये कहां से इस देश को और इस देश के लोगों को, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी जाति धर्म के हो, उसके मन में कहां से भाव आए? अभी भी संदीप जी, रमीज साहब मानने को तैयार नहीं है कि देश विरोधी और पर्सनल अटैक में कितना डिफरेंस होता है। देश विरोधी चीजों में इन्वॉल्व होने के बाद इनको यूएपीए, मुझे लगता है कि जो हमारे साथ वकील जुड़ी है वो यूएपीए का डेफिनेशन ज्यादा बेटर रमीज साहब को समझा पाएंगे, उसके बाद इनको डिफरेंशिएट करना समझ पाएगा। प्रिया डूडी, जरा एक बार एक छोटा सा डेफिनेशन उनको बता दीजिए। यूएपीए आखिर है क्या, उसके क्या प्रावधान होते हैं? हाँ जी, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, जिसके अंदर अगर देश के अंदर कोई आपराधिक, जैसे अभी इन्होंने बोला कि ये कोई पर्सनल, जैसे पर्सनल कोई क्राइम होते हैं, सीधा बोल देते हैं कि देश के अंदर किसी आतंकी गतिविधि के लिए प्लानिंग करना यूएपीए के अंदर आता है। रमीज साहब, जो तथ्य पेश किए गए, जो उनके बयान जो चल रहे हैं वो वैसे ही हैं, और इसी वजह से यूएपीए लगा। धर्म का चश्मा निकालकर फेंकिए और कहिए कि हाँ ये लोग इन्वॉल्व थे इसमें। सर, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, बट यू आल्सो अंडरस्टैंड माय पॉइंट। मेरा पॉइंट ये है कि शिफा और रहमान ने कौन सा देश विरोधी काम किया था जो, अरे सर, न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया में जो लोग इन्वॉल्व, इसीलिए छोड़ा ना, इसीलिए बेल दी गई ना शर्तों के साथ। रमीज, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि शर्जील और उमर ने आखिर ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से उन्हें सजा मिली है? मैंने शर्जील इमाम और, अरे मैडम, मैंने शर्जील इमाम और उमर खालिद का तो नाम ही लिया। मैं पूछ रहा हूँ शिफा और रहमान ने ऐसा कौन सा देश विरोधी काम किया? मैं उसका जिक्र मैं बता देता हूं कि अगर जो साजिश तैयार की जा रही है उसमें आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, तो भी आप उसमें कंक्लूड होंगे, आएंगे, और इसी वजह से लिया गया है। अगर आप मुख्य साजिश करता है और आपके साथ कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हैं प्लानिंग में, तो वो आएंगे सर। आप एलोकेट करते हैं, आप एक पिक्चर के पहले आप डायरेक्टर हैं प्रॉपर, और आप काम कर रहे हैं, तो अगर वो काम गलत है, राष्ट्र विरोधी है, तो नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है। हम क्यों ऐसा काम करें जिससे किसी भी समाज, परिवार का नुकसान हो? जिनके बच्चे चले गए, जाके पूछो यार वो किसी जाति धर्म के हो, हम क्यों जाति धर्म का अपना डंका बजाए पड़े हुए इस देश में? छोड़ दो यार, इन सब चीजों से कुछ नहीं है। जो गलत है, इस देश में दंगा नहीं होना चाहिए। जो गलत है उसकी जहां जगह होनी चाहिए हो। मैं कहता हूं अगर बच्चे गलत फंसे हैं तो उनको कोर्ट को, न्यायालय को छोड़ना चाहिए, लेकिन गलत काम करना, नए बच्चों को भड़काना, ये इस देश में ठीक नहीं है, इस देश के लिए ठीक नहीं है। इतना अच्छा देश दुनिया में है ही नहीं। रमीज साहब, जो 2020 में हुआ, वो गलत था या सही? सर, बिल्कुल गलत था। मैं कहता हूँ इंसान के, जानवर की भी जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आपने 5 साल तक किसी को जेल के अंदर रखा, शिफा और रहमान के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं सर, आप उनसे पूछिए कि वो बाप के बिना कैसे रहते हैं। अरे तो उन्हें साजिश में इन्वॉल्व होने से पहले सोचना चाहिए था कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। तब क्यों नहीं सोचते हैं? तब तो वो इन्वॉल्व हो जाते हैं देश विरोधी गतिविधियों में। फिर क्यों इन्वॉल्व होते हैं? वो मना कर दीजिए कि भाई आपके पीछे 2 छोटे बच्चे, उनका ख्याल रखिए, पढ़ाई में दिमाग लगाइए, उनके लिए काम करिए, लेकिन आप तो देश विरोधी चीजों में शामिल हो जाएंगे।
तब क्यों नहीं सर, बुद्धि काम करती? सर, तब क्यों नहीं आप वही जैसे बता स्कॉलर रहा हूँ, जाकर कोई समझाते हैं? सर वही बता रहा हूँ, कोई एविडेंस नहीं था, तभी तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा किया। वही तो सर आपको एविडेंस के evidence बिहाफ पर रिहा नहीं किया है, मैं अभी भी कह रहा हूं, पढ़िए। एविडेंस के बिहाफ पर नहीं रिहा किया। संदीप दुबे जी, ठीक है, संदीप दुबे देखिए जी ये जवाब। बेल है, बेल का अधिकार है। मैं फिर कह रहा हूं, हाँ। अगर ईंटा फेंक रहे हो तो 5 साल रह लिए भैया, बेल मिली हुई है, जमानत पे आप बाहर हो भी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, तो केस और ट्रायल तो चल रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस ट्रायल को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहिए। तो एक बात महत्वपूर्ण है, मैं मित्र को बार बार कहता हूं, हम लोग यहाँ जितने लोग हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। इस समाज को हम ही बुनते हैं और समाज में हमारे अच्छे बुरे कर्म से हमारा समाज प्रभावित होता है। हम उन बुरे लोगों का साथ क्यों दे भाई? इसलिए कि वो मेरे जाति का है, मेरे धर्म का है। जो इस देश का नुकसान कर रहा है वो देश का दुश्मन है, उसके साथ हम सबको मिलकर लड़ना है। ये देश और अगर जो एक देश को रहेगा तो नुकसान हमारी पहुंचाएगा, उस एकता पर क्षमता एक्शन में इस होगा। देश की ताकत है। ये बिल्कुल। कौन समझेगा, किसको बिल्कुल। समझाया प्रिया जाए? भी कुछ कह रही थी जी, प्रिया जी। टूटी। हाँ जी, मैं ये बोल रही हूँ, उनको अक्विटल नहीं, बेल दी गई है, और बेल शर्तों पे देते हैं। सशर्त बॉन्ड, हाँ सशर्त उन्हें बेल दी गई। वही मैं भी कह रहा हूं कि अगर साजिश के साथ आप इन्वॉल्व हैं तो वो उन्होंने यही कहा है, फैसले में यही कहा है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हम उनको सशर्त बेल दे रहे हैं। और ये लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, जो पूरी प्लानिंग की गई, जो देश को बदनाम करने की कोशिश की गई। ट्रंप आने वाले थे, ट्रंप का समय था, नमस्ते ट्रंप का समय था, और उस समय ये पूरा माहौल बनाया गया। तो क्यों ना कार्रवाई हो, क्यों ना क्यों फिर उन्हें बेल दिया जाए? प्रिया जी एक चीज भी क्लियर करिए, क्योंकि कोर्ट ने देखिए ये भी कहा है कि फिर ट्रायल में देरी क्यों हो रही है, सबूतें जो है उसको इकट्ठा करने में देरी क्यों, क्योंकि 5 साल बहुत लंबा वक्त, जिसका जिक्र लगातार मेरे सहयोगी भी कर ही रहे हैं और रमीज रजा साहब भी इस बात को उठा रहे हैं। अब ऐसे में आगे क्या और कितनी जल्दी इसको जो है अब खत्म करना है, एक जो रिपोर्ट है वो अब दे देनी चाहिए कोर्ट को, क्या कुछ रहेगा अब आगे यूएपीए के तहत? क्या हाँ, यूएपीए में कोई टाइम का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव, हाँ बाउंडेशन की, ये सेंसिटिव है, सेंसिटिव ये मुद्दा है। तो देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वो काम करेंगे, अगर उसमें ऐसा फैक्ट्स हैं कि वो साबित होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप एक कि बिना मतलब, ठीक है कोई नॉर्मल मैटर चल रहा है तो उसमें दे देते हैं, बेल हो जाती है, अक्विटल कर देते हैं। मसला है देश की सुरक्षा से, उसकी अखंडता से, संप्रभुता से जुड़ा हुआ मसला है, और इसका जिक्र भी ये स्पष्ट आज कोर्ट की तरफ से किया गया कि ये संप्रभुता पर जब भी हमला होगा तो ये सख्त एक्शन होगा। और अपने आप में ये जो कार्रवाई है, या फिर ये अपने आप का ऐसा मामला है जो कई और अलग अलग मामलों के साथ में या लोगों को कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी देता है कि भारत के खिलाफ जो देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। वक्त इतना ही था, आप सभी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।